बच्चों, आप कक्षा 10 भूगोल अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में आप इस अध्याय का तीसरा भाग पढ़ेंगे। आज की टॉपिक है जल परिवहन। जल परिवहन। बच्चों, आप सभी को पता है कि भारत का विश्व के दूसरे देशों से प्राचीन काल से ही व्यापार होता रहा है। चाहे वो अरब के देश हों या अफ्रीका के देश हों या यूरोप के देश हों, इन सभी देशों से या दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हों, लगभग बहुत सारे देशों से भारत का व्यापार होता रहा है। और न सिर्फ व्यापार बल्कि भारतीय संस्कृति भी विश्व के दूसरे हिस्सों तक पहुंची। तो आज से नहीं, प्राचीन काल से। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो निश्चित तौर पर लोग पहले भी प्राचीन काल में भी यात्राएं करते रहे होंगे, लेकिन प्राचीन काल में जो यात्रा के साधन थे, जिसमें कि यदि आपको दूसरे देश में जाना हो तो आमतौर पर आज के समय में वायु परिवहन का लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय वायु परिवहन नहीं था। तो स्वाभाविक है कि लोग समुद्री यात्राएं ही करते रहे। तो समुद्री यात्राएं करना यह कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से यह देखने को मिलती है, जिसके कारण भारत का दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था और भारतीय संस्कृति दूसरे देशों तक फैली। बच्चों, जो जल परिवहन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और इसमें किसी भी प्रकार की सड़क बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह जो है कि इको फ्रेंडली भी है, यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि ये ऊर्जा सक्षम है और पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आप जानते हैं कि यदि सड़क बनानी हो तो बहुत सारे वृक्ष काटे जाते हैं, लेकिन इसमें ना तो किसी सड़क का निर्माण करना है, ना तो वृक्षों को काटना है। तो यह इको फ्रेंडली भी होगा और साथ साथ जो है भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने के लिए भी यह अनुकूल है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका 95% व्यापार जल परिवहन के द्वारा ही होता है। बच्चों, भारत में नौ संचालन जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। आप यहाँ पर ये भी समझेंगे कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग कुल 5 घोषित किया गया है। बच्चों, जल परिवहन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको 2 वर्गों में पहले बांट देंगे। एक तो अंतर्देशीय जल परिवहन और दूसरा जो है समुद्री जल परिवहन। तो सबसे पहले हम लोग अंतर्देशीय जल परिवहन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 5 घोषित की गई है, जिसमें सबसे जो पहला है, जो महत्वपूर्ण है, उसको आप मानचित्र पर देखिए तो आप पाएंगे कि पहला जो जलमार्ग है वो हल्दिया यहाँ पर है। आप देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए इसको नक्शे पर। ये हल्दिया है और यहाँ से लेकर के जो है इलाहाबाद तक ये NW1 यानी नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। यहाँ पर इलाहाबाद है, आप इलाहाबाद के पास हैं इसलिए इलाहाबाद आपको जाना चाहिए। और इसकी कुल लंबाई है 1,620 किलोमीटर। यह है NW1 जो नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। दूसरा है जो कि सदिया व धुबरी के मध्य में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग है। जो पहला था वह गंगा नदी का जलमार्ग है और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग
जिसमें सदिया यहाँ पर है और धुबरी यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि यह 891 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जो कि NW2 है, यानी कि नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 है। बच्चों तीसरा जो है कि आइए दक्षिण भारत में देखिए। तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि ये जो कि केरल में है, तो केरल में पश्चिम तटीय नहर जो कि कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाती है, जिसकी लंबाई कुल 205 किलोमीटर है। तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर जो है ये कोट्टापुरम होगा और नीचे आपको कोल्लम दिखाया गया है यहाँ पर। तो यह जो है कि इसकी लंबाई कुल है 205 किलोमीटर। ये है NW3, यानी कि नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। अब जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो नौगम्य जलमार्ग संख्या 4 है, उसको भी आप देख लीजिए। यह काकीनाडा की स्थिति आप देखिए। काकीनाडा जो है कि यहाँ पर है काकीनाडा। तो काकीनाडा से यह नीचे इसी तरह से आइए देखिए पुदुचेरी, यहाँ इसकी लोकेशन जो है पुदुचेरी की। तो यहाँ तक यह विकसित है और जो यह जलमार्ग है वो गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है, जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कहा जाता है। इसके बाद जो आखिरी 5वां है उसको भी आप देख सकते हैं। 5वां जो जलमार्ग है यानी कि NW5। तो NW5 जो कि आपके देश का 5वां जलमार्ग है, ये मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ये ब्रह्माणी नदी, ब्राह्मणी नहीं बल्कि ब्रह्माणी भी इसको कहा जाता है, तो ब्रह्माणी नदी का विशेष विस्तार है और इसकी कुल लंबाई जो है 588 किलोमीटर है। तो इसको आप मानचित्र पर देख सकते हैं। यह जो है कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है NW5। तो ये है NW5 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है समुद्री पत्तन। तो बच्चों आपके देश में कुल जो प्रमुख समुद्री पत्तन हैं वो 12 हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकी कुल संख्या 12 है और इसके अलावा 200 मध्यम और छोटे समुद्री पत्तन हैं। तो इस चैप्टर में आप 12 समुद्री पत्तनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भारत की जो कुल समुद्री तटरेखा है उसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तो बच्चों जो आपके देश के कुल 12 प्रमुख समुद्री पत्तन है उसको भी मैं मानचित्र पर एक एक करके बताऊंगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो भी समुद्री पत्तन होंगे वो समुद्र के किनारे यानी दक्षिणी भारत में ही होंगे। तो यहीं पर आपको इसको समझना है। तो सबसे जो पहला पत्तन है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला, जो कांडला पत्तन है उसको विकसित किया गया। और आप सभी को पता है ये कांडला पत्तन है। देखिए ये कच्छ में है कांडला पत्तन। यहाँ पर बच्चों आपको सभी को पता है कि जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तो जो कराची पत्तन था वह आपके देश से निकल गया, यानी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो इस पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए, कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए कांडला पत्तन का विकास किया गया था, जो कि गुजरात में है। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह मानचित्र कार्य के भी रूप में आपको आता है
और साथ साथ आपको एक एक पत्तन के बारे में जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। दूसरा जो है कि मुंबई पत्तन है, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ध्यान से देखिए इसको, ये मुंबई लिखा हुआ है। तो मुंबई पत्तन जो है कि भारत का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है। और मुंबई पत्तन पर चूँकि व्यापारिक दबाव बहुत अधिक था आज़ादी के पश्चात, इसीलिए कांडला पत्तन का विकास भी किया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कांडला पत्तन जो कि कराची पत्तन के निकल जाने के पश्चात विकास किया गया था, वह मुंबई पत्तन पर जो व्यापारिक दबाव था उसको कम करने के लिए किया गया था। आप ये भी समझिए कि जो कांडला पत्तन है, यहाँ पर थोड़ा सा मुंबई पत्तन के पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि जो कांडला पत्तन है वह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि जितने राज्य हैं ये इन्हीं को हम लोग पृष्ठ प्रदेश भी कह सकते हैं। जो हिंटरलैंड शब्द आपको बताया गया था इसके पहले वाले अध्याय में, उसको याद करिए। तो इसको हम लोग पृष्ठ प्रदेश भी कह सकते हैं। बच्चों, जो अब आते हैं मुंबई पत्तन पर इस पर वापस आते हैं। तो जो मुंबई पत्तन है, मैंने आपको बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है। और मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी विकसित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन है जो कि इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके बाद जो है कि तीसरा पत्तन है, आप देखिए मार्मागाओ पत्तन जो है, जो कि आपको कर्नाटक में दिखाया गया है। ये कर्नाटक में है। इसको फिर से आप समझ लीजिए, ये जो कांडला पत्तन है वो गुजरात में है, जो मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पत्तन है ये महाराष्ट्र में है, और जो मार्मागाओ है वह कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में जो मार्मागाओ पत्तन है वो देश का एक महत्वपूर्ण पत्तन है, क्योंकि यहाँ से देश के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। इसके बाद जो है कि कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात भी करता है। यानी कर्नाटक में यह एक और महत्वपूर्ण पत्तन आपको जानने को मिला, न्यू मैंगलोर वाला। सुदूर दक्षिण पश्चिम में एक पत्तन जो है और है, आप देखिए कोची पत्तन, जो कि केरल में है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित है और प्राकृतिक पोताश्रय भी है। बच्चों, यहाँ पर दो शब्द आपको जानने को मिला। पहला है पत्तन और दूसरा पोताश्रय। तो पत्तन को इंग्लिश में सी पोर्ट कहा जाता है और पोताश्रय को हार्बर कहा जाता है। तो दोनों शब्दों में क्या मूलभूत अंतर है, इसे आप यहाँ समझ लीजिए। पत्तन समुद्र के किनारे का वह स्थान होता है जहाँ पर कि जहाज़ों को लोड अनलोड किया जाता है, यानी जहाज़ों में सामान चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है। और जो पोताश्रय होता है वो समुद्र के तट से कुछ किलोमीटर दूर, समुद्र के अंदर, यानी किनारे पर नहीं है ये, समुद्र से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर का वह स्थान जहाँ पर कि बड़ी बड़ी जहाज़ें रुकती हैं, वहाँ पर उनके मेंटेनेंस रिपेयरिंग का काम चलता है। पोताश्रय यानी वह स्थान जहाँ पर कि पोत यानी कि जो जलयान होते हैं उनका आश्रय होता है, यानी वो वहाँ पर रुकते हैं।
तो ये दो शब्दों को भी आप जान गए कि इसमें क्या मौलिक अंतर है। अब आपको मैं 12 पत्तन के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें 6 पत्तन आपने देखा कि पश्चिमी जो तट है उस पर स्थित है। तो सबसे पहला देखिए कांडला नंबर 1, मुंबई नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू नंबर 3, मार्मागाओ नंबर 4, न्यू मंगलोर नंबर 5 और कोची नंबर 6। ये 6 पत्तन जो है आपने पश्चिमी तट पर देखा। इसको बच्चों आपको याद रखना है कि जो आपके देश में 12 प्रमुख पत्तन हैं उसमें से 6 पश्चिमी और 6 पूर्वी तट पर स्थित हैं। अब पूर्वी तट के पत्तनों की बात करते हैं। तो तमिलनाडु में आप देखिए एक दक्षिण पूर्वी छोर पर एक पत्तन है जिसका नाम है तूतीकोरिन। यहाँ पर देखिए ये तूतीकोरिन का पत्तन है और यह भी प्राकृतिक है और इसकी पृष्ठभूमि भी यानी जो हिंटरलैंड है वो अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन जो है हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका है, मालदीव है और भारत के तटीय क्षेत्रों की जो विभिन्न वस्तुएं हैं वह इन देशों को व्यापार में बेची जाती हैं। इसके बाद जो है कि दूसरा है पूर्वी तट पर चेन्नई पत्तन। तो चेन्नई पत्तन जो है कि प्राकृतिक पत्तन नहीं है बल्कि यह सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है और व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है पूरे देश में। फिर तीसरा है पूर्वी तट का पत्तन विशाखापट्टनम। इसको आप देख सकते हैं। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है और प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। पूर्वी तट का चौथा पत्तन है पारादीप। तो जो पारादीप पत्तन है यह विशेष रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। इसके बाद आप पश्चिम बंगाल में चलिए। तो पश्चिम बंगाल में यह कोलकाता पत्तन है। तो जो कोलकाता पत्तन है वह एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसको रिवराइन पत्तन भी कहा जाता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से समुद्र के किनारे नहीं है, ये हुगली नदी के साथ लगा हुआ है और यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है और साथ ही साथ ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर चूँकि व्यापार का भार शुरू से ही बहुत अधिक रहा है इसलिए उसको कम करने के लिए यानी व्यापार के भार को कम करने के लिए इसी के पास हल्दिया जो है कि देखिए पत्तन है जिसको सहायक पत्तन के रूप में निर्मित किया गया है या विकसित किया गया है। देखिए फिर से देखिए ध्यान से, यह है कोलकाता और दूसरा है हल्दिया। तो बच्चों इस तरह से आपने जो कुल भारत के 12 प्रमुख पत्तन हैं जिसमें 6 पश्चिमी तट पर और 6 पूर्वी तट पर है उसको आपने जाना। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि कौन से पत्तन किस राज्य में हैं और आप हर एक पत्तन के बारे में 2-2, 3-3 लाइन उसकी खास बातों को यानी होने वाले जो व्यापार है या उसका महत्व है उसको लिखेंगे। तो पश्चिमी तट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए गुजरात में कांडला पत्तन, फिर महाराष्ट्र में मुंबई, इसी के बगल में जवाहरलाल नेहरू पत्तन, इसके बाद मार्मागाओ कर्नाटक में है, न्यू मंगलोर भी कर्नाटक में है, जो कोची पत्तन है वो केरला में है। तो ये 6 हो गए कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद जो है कि पूर्वी तट पर ये दक्षिणी पूर्वी जो है कि जो तमिलनाडु का हिस्सा है उसमें तूतीकोरिन है पहला, फिर चेन्नई है जो कि कृत्रिम पत्तन है
ये भी तमिलनाडु में ही है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, उड़ीसा में पारादीप है, और जैसा कि आपको अभी बताया गया कि पश्चिम बंगाल में ये 2 पत्तन हैं, हल्दिया और कोलकाता। इसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आपकी है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन परिवहन का सबसे द्रुतगामी साधन है, सबसे तेज गति से चलने वाला साधन है वायु परिवहन। बहुत ही आरामदायक है और प्रतिष्ठित भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि ये सबकी पहुंच में नहीं है। यानी कि वायु परिवहन का इस्तेमाल सभी लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें जिसके पास पैसा है, जिसके पास अच्छी इनकम है, वही इस परिवहन का इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न आप अपने दिमाग में लेकर चलिए, तो आपको इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और आपका प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में भारत में वायु परिवहन के विकास ने किस प्रकार सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो आप जानते हैं कि आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, और इसके अवगुण को भी आपने जाना कि यह सबके पहुंच में नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इसने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्यों? तो उसका कारण है कि वायु परिवहन के द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार करना आज के समय में संभव हो पाया है। और इतना ही नहीं, ये चीज़ें देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक हैं। दूसरा कारण भी आप समझ लीजिए कि वायु परिवहन के अभाव में उत्तर पूर्वी राज्यों का क्षेत्र, जो बड़ी नदियों, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल और निरंतर बाढ़ से ग्रसित रहता है, जहाँ की पहुँचना दुर्गम है, मुश्किल है। तो यदि वायु परिवहन न रहे तो वहाँ का आवागमन रुक जाएगा। लेकिन ऐसा आज के समय में संभव हो पाया है कि वायु परिवहन के विकास के कारण उन क्षेत्रों में भी, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी आवागमन संभव हो पाया है। अब आसानी से जो है कि लोग, हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरकार इन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष जो है सुविधाएं देती है, और सामान्य व्यक्ति भी जो है कम किराए में इस परिवहन के साधन का इस्तेमाल कर सकता है। और इसके साथ ही साथ जो है, चूँकि भारत में वायु परिवहन के विकास की बात की जा रही है कि इसकी किस प्रकार सकारात्मक भूमिका है, तो इसमें ये 2 बातें तो आप अपने देश के संदर्भ में समझे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परस्पर जुड़ाव को वायु परिवहन ने सरल बना दिया है। तो आज किसी भी देश में जाना आना बहुत कम समय में संभव हो पाया है या हो गया है। बच्चों, इसके बाद आप देखिए कि 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर और तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय सक्रियताओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों की हमने बात की, इन सारे क्षेत्रों में जो है हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। कौन उपलब्ध करवाता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो इसके द्वारा जो है हेलीकॉप्टर की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, इसको आपको क्रियाकलाप के रूप में करना है, और मैंने अभी अभी इस प्रश्न का जिक्र किया था कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि वायु परिवहन, चूँकि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है कि बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहाँ का धरातल जो है विच्छिन्न है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, पर्वतीय है,
घने जंगल हैं, अक्सर जो है बाढ़ आया करती है। तो ऐसे क्षेत्रों में एक तो सड़क और रेलवे का निर्माण काफ़ी खर्चीला होता है, और यदि हो भी गया है, मान लीजिए आपने सड़कों का भी निर्माण कर लिया है, रेलवे का भी निर्माण कर लिया है, तो उसको बाढ़ से कौन बचाएगा? तो निरंतर बाढ़ की भी समस्या होती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या होगा कि इन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना मुश्किल है। जो विच्छिन्न धरातल है, तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो रेलवे का निर्माण करना और भी मुश्किल है। निरंतर बाढ़ आती है, इससे और संकट पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वायु परिवहन यहाँ और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक प्रश्न आपको और दिया गया है कि एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताइए। तो बहुत सारे देश हैं, चूँकि आपको स्वयं इस प्रश्न को खोज करके लिखना है, तो मैं आपको हिंट के तौर पर कुछ देशों के प्रमुख देशों के नाम बताता हूँ। इसके बाद आप अन्य देशों के भी नाम पता करेंगे कि एयर इंडिया से जुड़े देश कौन से हैं। बच्चों आपको इससे पहले ये जानना चाहिए कि एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है। यह भारत सरकार की चलाई हुई 2 विमान सेवाओं में से एक है। तो दूसरी कौन सी है? दूसरी इंडियन एयरलाइंस है। लेकिन अब इंडियन एयरलाइंस का विलय एयर इंडिया में हो चुका है, इसलिए आप एयर इंडिया के बारे में ही जानेंगे कि यह या इसकी सेवाएं किन देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वैसे तो विश्व के हर एक देश में आप पाएंगे कि एयर इंडिया की सेवाएं हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय जो विमानन कंपनियां हैं उनके समझौते के कारण से संभव होता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कि हमारे जो एयर इंडिया की सेवा है वो प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। तो इन देशों में कुछ देशों के मैं नाम आपको बता रहा हूँ, बाकी देशों का नाम आप स्वयं लिखेंगे। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, म्यांमार, बर्मा, सिंगापुर और थाईलैंड। और दक्षिण पूर्व एशिया के भी देशों में है इसकी सेवाएं। और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो आपके पड़ोसी देश हैं, इन देशों में भी जो है कि एयर इंडिया की सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ जो है कि भारत के बहुत से ऐसे प्रमुख शहर हैं जिनमें भी एयर इंडिया की सेवाएं मिलती हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। आप जो है कि आज जो टॉपिक पढ़ाई गई है उस पर नोट्स बनाएंगे, यानी आज ही नहीं बल्कि आज के पहले जो 3 क्लास में आपने पढ़ा है उसका टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे और उसको सबमिट करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में संचार सेवाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।